गुड मॉर्निंग माय हैंडसम एंड ब्यूटीफुल स्टूडेंट, मैं अमिताभ। आप सभी लोगों को अपने चैनल पर वेलकम करता हूं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। ठीक, तो प्रीवियस वाला जो हमारा टॉपिक था वो साइटोप्लाज्म था। आज हम लोग पढ़ेंगे एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम, और उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे लाइसोसोमा, नहीं उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। ये हमारा सेल के अंदर ही ये सब चल रहा है। ठीक है, और जो हमारा सेकंड प्ले लिस्ट है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, वो भी स्टार्ट हो गया है। सप्ताह में एक वीडियो वहाँ पर आते हैं। इसके अलावा आप लोग हमें हमारे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम। राइटिंग आई ट्राई टू माई अच्छा राइटिंग बनाने के लिए कोशिश जारी है। एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम से कुछ सेल ऑर्गेनेल्स आते हैं जिनको मिलाकर हमारा एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम क्या होता है, डेवलप होता है, फिर निर्माण होता है, फिर उसको कलेक्टिवली हम एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम कहते हैं। जिनका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। जैसे आप हम भी बताते हैं, किस आधार पर हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को, सेल ऑर्गेनेल्स को इनके अंतर्गत रखते हैं। तो पहला हमारा हो जाएगा आउटर। ये सब जितने भी हम लिख रहे हैं सब एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। कंसिडर द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम दिस, जो भी हम आप लिखेंगे आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर आपका हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम तीसरा हो जाएगा आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सब एनसीईआरटी में लिया हुआ है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। फिर हो जाएगा आपका लाइसोसोम। बैक्यूस। ये सब मिलकर क्या करते हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो आइए देखते हैं इन्हीं को केवल क्यों एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत रखा गया। कोई तो वजह होगी इनको एक साथ रखने के लिए। दूसरा पेज ले लेते हैं। ठीक, तो इनका जो वजह हो जाएगा कि एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं। कोऑर्डिनेटेड, एक मिनट, कोऑर्डिनेटेड विथ ईच। इसका मतलब क्या है, जस्ट अभी आप वेट करिए, हम भी बताते हैं। मतलब इनका जो फंक्शन होता है कुछ एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, या फिर इनके कार्य या फिर ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस वजह से इनको एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तौर पर हम इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है अभी हम बताते हैं। जैसे अगर कोई बंदा साइकिल चलाते हुए जा रहा है, ठीक, अगर कोई सामने उसके आगे, तो क्या करेगा, तुरंत उसका दिमाग देखेगा, उसको ब्रेन को एसएमएस करेगा, फिर उसका ब्रेन तुरंत हाथ को करेगा, पैर को करेगा, जिससे हमारा हाथ जो है तो वह जो है कि वह चला जाएगा ब्रेक पर, और पैर हमारा रुक जाएगा। ठीक, ये देख रहे हैं हमारा आँख देख रहा है, दिमाग सोच रहा है, और ये हाथ पैर क्या करे, काम कर रहा है। इसका मतलब सारा सिस्टम क्या करे, एक साथ मिलकर काम कर रहा है ना। इसलिए इनको कहते हैं कोऑर्डिनेशन हो रहा है इनके में, अच्छा हो रहा है। जहाँ देख रहा है उस उसको ये सारा कार्य हमारा हो रहा है। ब्रेन सोच रहा है, हाथ क्या कर रहा है, ब्रेक मार रहा है। ये एक व्यक्ति। और सेकंड व्यक्ति का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो आगे जा रहा है, वो दिमाग कुछ और सोच रहा है, उसके सामने कोई आ जाएगा वो उसको उड़ा देगा। तो यहाँ पर ये होता है कि उसका उसका आँख देख तो रहा है जरूर से, लेकिन उसका ब्रेन कहीं और व्यस्त है। तो जिस वजह से उसका आँख और उसके दिमाग में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा। तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से हाथ और पैर क्या करना, एसएमएस नहीं मिल पा रहा है कि हमको करना है क्या है। तो ये एक कोऑर्डिनेशन वाला हो गया ना। ठीक है, तो ओवरऑल कह सकते हैं ऊपर की कोऑर्डिनेशन मतलब जो जो फंक्शन जो भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, सारे एक साथ मिलकर क्या करते हैं, कार्य करते हैं, या फिर उनका कार्य एक दूसरे से कोरिलेटेड होता है, जुड़ा हुआ होता है। इस वजह से उसको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। और कोऑर्डिनेटेड रहते हैं, मतलब वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते रहते हैं। तो ये आपका हो गया क्यों कहते हैं उनको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, क्योंकि वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ये हो गया, मान लीजिए चलिए ये हो गया। अब अगला हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हमको पढ़ना है ईआर के बारे में। एंडो
प्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये इसके बारे में हमको पढ़ना है कि क्या होता है, किससे मिलकर बना होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। ठीक। तो इसकी खोज की थी, डिस्कवरी किया था, मिस्टर इसका जब 1945 में KR पोर्टर ने किया था। ठीक है, ये होगा इतिहास इनके बारे में। किसमें किया था? जो आंसर ये रहा है कि लीवर सेल में किया था। इन्होंने लीवर सेल में इसको देखा तो इसका नाम क्या रखा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम रखा। ये हो गया थोड़ा सा इतिहास के बारे में कि ये इसका खोज किसने किया था और कहाँ पर हुआ था, ये हो गया। ठीक है, तो वही चलते हैं आगे। आगे जो हमारा अगला पॉइंट रहेगा, ये तो हो गया, डिस्कवरी हो गई। इसका स्ट्रक्चर वगैरह देख लिया जाए। स्ट्रक्चर जैसे हमने ये कहा था कि जस्ट आप देख लीजिए। आई ट्राई टू बेस्ट ड्राम। ठीक। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि फिगर अच्छा सा बन जाए। और ये जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होता है और जो के अंदर का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है ना, वो कुछ इस तरह से बना होता है। अरे यार, ये मीटर गया क्या कहाँ से? ये हो गया। इसके साइड्स कुछ इस तरह से निकले हुए होते हैं। ठीक है, ये हो गया। जी, आपका जो कलर दूसरा ले लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। ये आपका हो जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आउटर ही है। ये देख रहे हैं ना ये आपका हो जाएगा। इसको हम ER लिख लेते हैं। ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक। ये हो जाएगा। इसके थोड़ा स्ट्रक्चर यहाँ बना देते हैं, स्ट्रक्चर। ये हो जाएगा। ये इसका स्ट्रक्चर होगा। ये आपका जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसकी आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है, अटैच होता है। ठीक। ये हो जाएगा। और इसके पार्ट्स देख लेते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो आज हम यहाँ पे कुछ राइबोसोम वगैरह भी बना देते हैं इसके ऊपर। कुछ इस तरह से राइबोसोम। ठीक है, ये होगा। फिर इसके पार्ट्स देख लेते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ER हैव, या फिर ER डिवाइडेड इन 3 पार्ट, ऐसे कुछ ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। डिवाइडेड इन 3 पार्ट, या फिर यू हैव द 3 पार्ट्स। हम इसको स्टडी के इजी, मतलब स्टडी अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला हो जाएगा सिस्टर्नी। दूसरा आपका हो जाएगा टूल्स। तीसरा आपका हो जाएगा वेसिकल्स। ये 3 पार्ट हो गए। ये होगा, ये होगा, ये होगा। ये आपको कुछ सैक की तरह होती है, सैक लाइक, कुछ इस तरह से होती है, कुछ इस तरह से होती है। ये इसमें कहाँ होते हैं, अभी हम आपको दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं ना, ये कुछ आप, ठीक। 1 मिनट। ये ये क्या होता है? ये आपका सिस्टर्नी होता है। क्या होता है यार? सिस्टर्नी होता है। तो हम दूसरा ले लेते हैं। ये आपको सिस्टर्नी जो सैक लाइक देख रहे हैं, सैक मतलब है कुछ गट्ठा टाइप का होगा, उसमें कुछ बहुत सारी इस तरह से होगी, सैक होगा ये।
देखना ये कुछ साइक्लाइक संरचना होगी, तो ये देखना ना, ये वाला संरचना, इसको क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। सेकंड हो जाएगा आपका टूबुल्स। टूबुल्स ये देख रहे हैं ना, ये निकला हुआ है, ये आपका टूबुल्स हो जाएगा। ठीक, सिस्टर्नी हो जाएगी, ये हो जाएगा बहुत सारी फ्लैट टाइप संरचना होती है साइक्लाइक की। सेकंड आपका हो जाएगा टूबुल्स, टूबुल्स इस साइड से निकली हुई है, ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, टूबुल्स है। थर्ड आपका वेसिकल्स, वेसिकल आपका ये क्या जाएगा, वेसिकल्स, ये तीन पार्ट्स होते हैं इसके। सिस्टर्नी जो साइक्लाइक संरचना होती है, टूबुल्स जो कुछ इस तरह से राउंडेड शेप में, ऐसे कुछ ब्रांच टाइप संरचना होती है, देख रहे हैं, ये कुछ इस तरह से ऐसा निकलती है, ये वाला सब। और वेसिकल्स जो ये सब निकलती है। ठीक, इसके तीन पार्ट हो गए। इसका काम क्या होता है, काम ये देख लें। काम करता है, ये आपका प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस लिपिड में, ये भी क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। और ये वेसिकल जो होता है वो ट्रांसपोर्ट काम करता है। वेसिकल्स मतलब होगा, जैसे कि हम कहते हैं ना, फोर वेसिकल्स मतलब होगा जैसे कुछ जैसे हमारा टू व्हीलर हो गया, फोर व्हीलर, जैसे क्या है वेसिकल, ऐसा वेसिकल के अंतर्गत आता है, जो एक स्थान से ट्रेवल करके दूसरे स्थान पर जाता हो, तो वह जिसके द्वारा जाता है उसको वेसिकल बोलते हैं। ये होगा, ये आपका ये रहेगा ना, ये इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसमें नीचे वाला, बस ज़्यादा कौन रहेगा। इसके नीचे, जस्ट इसके नीचे पाया जाता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो ये आएगा इसके अंदर, ये क्या होता है, वेसिकल होता है, वेसिकल। इसके अंदर आएगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर आएगा। और फिर यहाँ पे क्या काम करेगा, यहाँ पे काम करेगा अपना, इसका कुछ मैच्यूरेशन होगा एंड इसका मॉडिफिकेशन होगा, जो भी कुछ परिवर्तन करना होगा उसके अंदर होगा। उसके अंदर जो भी प्रोटीन लिपिड रहेगा उसके अंदर यूज, हाँ यार, गाजी कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होगा, मॉडिफिकेशन होगा। ठीक, ये होगा। आइए चलते हैं इसके टाइप्स देखते हैं। तो थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, रफली में आपको हम बता देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा फिर से स्ट्रक्चर हम ड्रा कर लेते हैं। इस बार हमको लग रहा है कि ठीक ठाक से ड्रा हो गया है। ये हो गया, बहुत ज़्यादा हम नहीं बनाएंगे, बस थोड़ा सा ही बनाएंगे। इसको हम राइबोसोम बना देते हैं, ये आपका राइबोसोम हो गया। ये हो गया। इसको मिटा देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हो गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम, ऑन द बेसिक ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम के आधार पर हम इसको बांटते हैं दो भाग में। एक हो जाएगा ROUPH, रफ पी आर लिख रहे हैं, और दूसरा हो जाएगा SER, SMOOPH। ठीक है, पी आर का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, मतलब राइबोसोम जिसके ऊपर पाया जाए, जैसे कि ये आप संरचना देख रहे हैं ना, ये तो इसके ऊपर क्या पाया जा रहा है, राइबोसोम पाया जा रहा है। ठीक है, ये आपका राइबोसोम है। तो इसलिए इसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में इसे खुरदरी कहते हैं। जैसे अब किसी सरफेस कोई अन्य एलिमेंट उपस्थित हो तो वह त्वचा खुरदरी महसूस होती है, तो इसी तरह ये होता है। रफ का मतलब होता है कुछ स्मूथ ना होकर रफ कुछ अलग तरह की संरचना, आपको स्मूथ नहीं रहेगा। ठीक, जैसे हमारे एक स्मूथ सरफेस हो गया, उस पर कुछ हम अन्य अन्य तत्व उपस्थित रख दें तो वह ऊबड़ खाबड़ कुछ हो जाएगा, तो वैसे ही हो जाएगा ये। तो रफ वैसी वैसी वही करते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा ये स्मूथ, मतलब इनके सरफेस पर ये राइबोसोम नहीं पाया जाएगा, इसमें राइबोसोम उपस्थित रहेगा, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, absence ऑफ राइबोसोम।
ठीक है, ये हो जाएगा। प्रेजेंस रहेगा, एक में क्या रहेगा, अब्सेंस, मतलब नहीं पाया जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। अब इनका काम क्या होता है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ हम कार्य इसका यहाँ लिख दे रहे हैं, इसका वर्क। अब इससे राइबोसोम क्या प्रेजेंस है, राइबोसोम मतलब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर रफ राइबोसोम प्रेजेंस है। इससे क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। ठीक, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। स्मूथ पर राइबोसोम अब्सेंट है। इसको हम याद करने के लिए आप लोग बता रहे हैं, जिसमें राइबोसोम उपस्थित है वह आपका प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, जिसमें राइबोसोम अनुपस्थित है वह लिपिड का सिंथेसिस करेगा। उम्मीद करता हूँ लिपिड अब आप लोगों को आ गया होगा, ये लिपिड का सिंथेसिस करेगा। ठीक, ये हो जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य हो जाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य। ठीक, अब आइए, ये सब सारा हो गया। अब आइए देख लेते हैं यह बना किससे होता है। ठीक, जैसे भी कर सकते हैं कि जो हमारा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होता है वह किन से मिलकर मिलकर बना होता है। तो पहले हम ये ER जो होता है, ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। ER है वह सिंगल मेम्ब्रेन। जैसे हमने ये देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोहरी झिल्ली होती है ना, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, जो सिंगल हमने क्वेश्चन में बताया था। लेकिन जो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो अंदर होता है, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ठीक, और जैसे वहाँ पर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो प्रोटीन प्लस लिपिड का बना होता है, और जो मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। लेकिन ये भी आपका किसका बना होता है, प्रोटीन प्लस लिपिड का ये भी बना होता है। फास्फोलिपिड मेनली उपस्थित होता है लिपिड के साथ, फास्फोरस इक्वल टू फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड ठीक है, ये हो जाएगा। प्रोटीन आपका 17% होता है, 70% होता है, प्लस 30% क्या होता है, लिपिड होता है। ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में आपको वेरी कर सकता है, ये आपका 50 हो सकता है, ये भी क्या हो सकता है, 50 भी कर सकता है। तो ये होगा, हमने इतिहास के बारे में देख लिया है इसके, और इसके टाइप्स बारे में राइबोसोम के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। ये दो प्रकार के होते हैं, रफ और स्मूथ वगैरह, दोनों का भी हमने देख लिया है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक सिस्टर्नी हो जाएगा, एक आपका टुबुल्स हो जाएगा, एक आपका वेसिकल्स हो जाएगा। ठीक है, और इसका ER किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन प्लस लिपिड का बना होता है, और ये क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। हमारा कार्य है ना, ठीक, कार्य हम इसका देख लेते हैं। वर्क, कौन कौन से कार्य करते हैं, तो पहला हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस हम लोग जानते हैं। ये प्रोटीन क्या करते हैं, सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करें। ये सब सारे आप कार्य अपने स्कूल में लिख सकते हैं, स्कूल एग्जाम में। तो कार्य में लिख दिए प्रोटीन सिंथेसिस, आपका हो जाएगा। लिपिड सिंथेसिस हो जाएगा आपका। आपका तीसरा हो जाएगा आपका प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस हो जाएगा। तीसरा आपका हो जाएगा कुछ हार्मोन्स का सिंथेसिस करेगा, हार्मोन सिंथेसिस, सब कार्य हो जाएगा इसका। चौथा आपका हो जाएगा एंजाइम, कुछ एंजाइम का भी क्या करेगा, निर्माण करता है, जो बहुत सारे प्रोसीजर में इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा आपका एक कार्य हो जाएगा आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, लाइसोसोम को क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो ये सब हो गया, कार्य हो गया। प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, लिपिड सिंथेसिस करेगा, हार्मोन का सिंथेसिस करेगा, एंजाइम का सिंथेसिस करेगा, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, ये सब इसका कार्य होगा। चलिए आपको एनसीईआरटी दिखा देते हैं, एनसीईआरटी में एक्चुअली में लिखा क्या क्या है, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। किताब जैसे कि होता है कि एनसीईआरटी किताब एक तरह से पासवर्ड होता है, एक तरह से कोडिंग होता है। उसको डिकोड करने के लिए थोड़ा सा आप लोग अगर किसी का भी लेक्चर अगर देखते रहेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि किताब पढ़ते कैसे, कितना कितना फोकसली हमको किताब को पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसकी एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम ये हो, ठीक, ये हो जाएगा। ठीक है, ये देख रहे हैं ना, ये फंक्शन
ठीक है, ये देख रहे हैं ना, ये कुछ इसका आप मिलाकर पढ़ेंगे। While each of the membranous organelles to distinct in term of the structure and the function, मतलब वो अलग अलग उनके, वो एक दूसरे से अलग होते हैं किसके आधार पर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के आधार पर। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन मतलब मेनी ऑफ द दीज आर द कंसिडर टुगेदर, इनमें से बहुत सारे एक साथ कंसिडर किए जाते हैं एज द एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम। क्यों एंडो सिस्टम कंसिडर किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं? बिकॉज देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड, उनका फंक्शन क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। जैसे वही बोला है ना, आँख देखेगा, ब्रेन सोचेगा, हाथ ब्रेक मारेगा और साइकिल का पैडल आपको रुक जाएगा। इस सब सारे कार्य क्या होते हैं, एक समान एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं सारे का कार्य, इसलिए इसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। मतलब जब बहुत सारे सिस्टम एक साथ मिलकर एक प्रकार कार्य करता है तो वही रहेगा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड, देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स आएगा, लाइसोसोम हो जाएगा एंड बैक्टीरिया हो जाएगा। ठीक, सिंस द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेराक्सोसोम, ये सबका कोऑर्डिनेट नहीं होता, मतलब उसका अलग अलग तरह का कार्य होता है, एक दूसरे से डायरेक्टली तरीके से नहीं रहता है, इनडायरेक्टली तरीके से मान लो वो जुड़े हुए होते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन डायरेक्टली तौर पर कुछ होता नहीं, तो इसलिए से इनको अन्य, इस वजह से इनको दे आर नॉट कंसीडर एज पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद देखा गया था। प्रोकैरियोटिक्स, अच्छा हाँ, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक में नहीं पाए जाते। नहीं मतलब प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए तो यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं ना, सब उल्टा हो जाएगा। ये हो गया आपका, ठीक है। एंडो में डिवाइड इंटरसेलुलर स्पेस टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट ल्यूमिनल, ये होगा। ठीक है, ये जैसे कि हो गया द एंडो मेम्ब्रेन, जो उसका जो ऑफ्टन शो द राइबोसोम अटैच्ड टू देयर आउटर सरफेस, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम ऑन द अदर सरफेस कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्म। मतलब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके आउटर सरफेस पर वो राइबोसोम पाया जाता है उसको क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, RER बोलेंगे। ठीक, in absence of the ribosome they appear as a smooth and are called smooth endoplasmic reticulum। ठीक, इसको स्मूथ बोलेंगे। RER is a frequently absorbed in the cell, actually involving प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगा एंड सेक्रेशन करेगा उसका, जो हमारा वेसिकल्स के रूप में क्या जाएगा, बाहर जाएगा वो। दे आर द एक्सटेंसिव, ये देखिए RER की हम बात कर रहे हैं, इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेक्रेशन करेगा उसका। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक, मतलब जो हमने ये केंद्रक हमने बना दिया है, तो इसके साथ जो इससे ये जुड़ा हुआ रहेगा, ये आपका क्या रहेगा, ये आपका RER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा। इधर आपका क्या रहेगा, स्मूथ रहेगा। अभी हम आपको दिखा देते हैं सारा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज द मेजर साइट ऑफ द सिंथेसिस ऑफ द लिपिड, यहाँ पे किसका सिंथेसिस होता है, लिपिड का। एनिमल सेल में कुछ हार्मोन्स का भी क्या होता है, सिक्रेशन होता है। ये इस हमने कार्य में देखा था ना कि यह कार्य क्या होता है, इसका सिंथेसिस करता है हार्मोन्स का, एंजाइम का, इस तरह से भी इसका कार्य इसका होता है। ये देखिए टिपिकल एनसीईआरटी स्ट्रक्चर है। ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये यहाँ देखिए स्टार्ट हो गया है सब चीज़ें। देखिए यहाँ पे ये है, ये देख रहे हैं संरचना, दूसरा पेन ले लेते हैं। ये देख रहे हैं, ये सब क्या है, राइबोसोम है, इसलिए इनको क्या कहेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सब ये सब क्या है, सिस्टर्नी है सब, और सिस्टर्नी, ये सब क्या है, ट्यूबुल्स है सब। ये सब क्या है, ट्यूबुल्स जो साइड से निकले हुए हैं, कुछ इस तरह से आप निकलेंगे, नहीं इसमें नहीं बनाया गया, लेकिन साइड से निकलेंगे उनको ट्यूबुल्स बोलेंगे। और इधर आपका निकलेंगे, ये वेसिकल्स रहेंगे, ये वेसिकल्स रहेंगे सब। देखिए ये सब क्या है, स्मूथ है, इसके सरफेस पर कोई भी राइबोसोम नहीं पाया जा रहा है। ठीक, ये तो ये आपका टिपिकल एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर था, उनमें थोड़ा सा डिफिकल्ट दिया हुआ है, सिंपल मैनर में भी अब दे देना चाहिए, लेकिन अब स्ट्रक्चर अब ऐसे भी दिया हुआ है तो यही होगा। ये आपका रफ हो जाएगा, ये आपका स्मूथ हो जाएगा। स्मूथ क्या करेगा, लिपिड सिंथेसिस करेगा, और रफ क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। ठीक, तो ये था आज का लेक्चर। अब हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में, जैसे इसके बाद ही आता है, दोनों एक दूसरे के भाई ही होते हैं।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया आया होगा। ठीक है, तो आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।